हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन। आज अपन भाग दो में अपन जानेंगे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों, जबकि हमने पहले वीडियो में अध्याय 4 के विश्व का इतिहास में हमने जाना था औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं के बारे में जाना। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है वो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अधिक से अधिक लाइक करें। और अपन देखते हैं अब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई। तो अपन देखा था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम अपन देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति है क्या। तो हमने जाना था औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योगों में के क्षेत्र में नए परिवर्तन, ठीक है। उद्योगों के क्षेत्र में जो परंपरागत स्थान पर आधुनिक रूप से नए मशीनों का प्रयोग ही वो क्या है, औद्योगिक। तो अपन देखते हैं औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ देखने को मिली। तो सबसे पहले यूरोप के महाद्वीप से देखने को मिलती। यूरोप महाद्वीप में अभी कौन सा देश कौन सा, इंग्लैंड। कौन सा देश, इंग्लैंड। तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई। तो अपन देखते हैं कैसे, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो अपन चर्चा करते हैं इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति होने के पीछे क्या प्रमुख कारण थे, परिस्थितियां थी इसके अनुकूल, जिसके कारण वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बदलाव अधिक देखने को मिला, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से होती है। तो अपन शुरुआत करते हैं कौन कौन से बिंदु की बात। तो शुरुआत अपन देखते हैं इंग्लैंड में विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। कहने का मतलब ये था कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश था जिसके सर्वाधिक क्या थे, उपनिवेश थे। क्या थे, उपनिवेश। मतलब उपनिवेश का मतलब ये होता है, उपनिवेश क्या, उपनिवेश का मतलब होता है ऐसा देश, किसी देश पर आर्थिक और राजनीतिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से उस पर अधिकार कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, उपनिवेश। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे भारत किसका उपनिवेश था, भारत किसका था, इंग्लैंड का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था, इंग्लैंड। ऐसे इंग्लैंड के लगभग अपन कह सकते हैं जो 82 से अधिक, लगभग 82 से अधिक उसके उपनिवेश थे। मतलब अपन कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक किसी देश के उपनिवेश थे, वो किसके थे, इंग्लैंड के थे। किसके थे, इंग्लैंड के। अब उपनिवेश से कैसे उनके उद्योगों को बढ़ावा मिला। जैसे इंग्लैंड से उपनिवेश के ऊपर उसके अधिकार होने के कारण इंग्लैंड ने वहां से क्या लिया, कच्चा माल। क्या खरीदा, अधिक से अधिक कच्चा माल खरीदा, और वही कच्चा माल अपने देश में ले जाकर, ठीक है, उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने लगे। ठीक है, उद्योगों के लिए अधिक से अधिक क्या चाहिए, कच्चा माल। वो कच्चा माल कहां से मिलता था, इंग्लैंड को उपनिवेशों से, उपनिवेश देश थे वहां से मिलता था, और कच्चा माल लेकर अपने देश में ले जाते और अधिक से अधिक उद्योग धंधे बढ़ावा मिला और वस्तुओं का निर्माण किया, और निर्माण करके ही उस वस्तुओं को एक बाजार में बेचने का कार्य किया। वो बाजार उसे कहां मिल गया, वो भी कहां, उपनिवेश। मतलब कच्चा माल भी उपनिवेश से खरीदना, ठीक है, और वस्तु को बनाकर और उन्हीं उपनिवेशों में बेचना। तो इस प्रकार उसको फायदा अधिक होने लगा उपनिवेशों से। तो कच्चा माल भी लेने लगे और बाजार से वस्तुएं भी वहां पर बेचने। इस प्रकार एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया इंग्लैंड को उपनिवेशों में, ठीक है। इस प्रकार इंग्लैंड का विस्तृत उपनिवेश साम्राज्य, मतलब इंग्लैंड के उपनिवेश अधिक होने के कारण, जिसके कारण वो वहां पर औद्योगिकरण देखने को मिला। दूसरा आता है अपन लोहे और कोयले की खानें पास पास होना। मतलब ये है कि जो ऐसे उद्योग जिसके अपन देखा जाए तो है लोहे और कोयले की खाने क्या थी, पास पास। मतलब वहां पर जो खाने थी, खनिज जो निकाले जाते थे, अधिकांश खनिज इंग्लैंड में थे। तो इंग्लैंड में वो खनिज जहां से निकाले जाते थे उसके पास में ही क्या क्या इस्पात के और लोहे के कारखाने अधिक स्थापित किए गए, ताकि समय और धन की बचत हो। मतलब धन और समय बचत करने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया, जहां
कारखाने थी वहां पर पास में ही लोहे के कारखाने अधिक स्थापित किए ताकि समय भी बचत हो, ताकि समय पर खराब होना हो और साथ ही धन में भी बचत हो। इस प्रकार उन्होंने ऐसा कार्य किया इंग्लैंड में। तीसरा आता है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। इंग्लैंड ने क्या किया, जो यूरोप के महाद्वीप में दो ही ऐसे देश थे, एक फ्रांस और दूसरा था इंग्लैंड। फ्रांस व इंग्लैंड। फ्रांस यूरोप में ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता था जो कैसी वस्तु थी, विलासी वस्तु थी। कैसी वस्तु थी, विलासी, मतलब ऐसी वस्तु जो हर आम व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता था, महंगी थी, जिसमें अमीर वर्ग के लोग ही उनको खरीद पाते थे। इसके कारण ये वस्तु कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। इसकी मांग बाजारों में क्या थी, कम थी। कौन सी वस्तुओं की, विलासी वस्तु की, जिसका निर्माण कौन कर रहा था, फ्रांस। जबकि रूसी और इंग्लैंड इस प्रकार की वस्तु का निर्माण कर रहा था लोगों के उपभोग के अनुसार, मतलब जैसा लोग अधिक उपभोग करते हैं जिस वस्तुओं का, उस वस्तुओं का उपभोग के अनुसार वस्तुओं का वो अधिक से अधिक निर्माण करता था। कौन, इंग्लैंड। मतलब लोगों की आवश्यकता के अनुसार, लोगों की आवश्यकता के अनुसार, जिसमें आम व्यक्ति भी क्या कर सके, खरीद सके। इसलिए वो आम व्यक्ति तक वस्तुओं को भेजने के लिए उन्होंने कम कीमत पर वस्तु बेचने लगा। इस प्रकार उनकी वस्तुओं की बाजारों में मांग अधिक थी। किसके, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में वस्तु की कीमत भी कम थी और लोगों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का निर्माण किया गया, जिसका सामान्य व्यक्ति तक उस वस्तु का उपयोग कर सके। इस प्रकार बाजारों में इंग्लैंड की वस्तु की मांग अधिक थी। तीसरा बिंदु आता है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। कहने का मतलब यह है कि जब इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, क्रांति, जिसमें क्रांति में एक शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया, क्योंकि वहां के लोग शासन व्यवस्था से परेशान थे। वो कौन सी शासन व्यवस्था से, तो सामंतवादी व्यवस्था से। कौन सी व्यवस्था से, सामंतवादी व्यवस्था से वहां के लोग बहुत परेशान थे। तो इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर, क्योंकि वहां के सामंत वर्ग किसानों से अधिक कर लेते थे, जिससे किसान बहुत दुखी थे, जिसके कारण किसान दुखी होने के कारण शासन व्यवस्था का विरोध किया। तब इंग्लैंड ने क्या किया, इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया, जिससे किसान क्या हुए, स्वतंत्र हो गए, इच्छा अनुसार कृषि करने लगे। कुछ योग्य व्यक्ति थे जो गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे और शहरों को पलायन करने लगे और शहरों में उसी समय उद्योग अधिक से अधिक स्थापित हो रहे थे, जिसके कारण उद्योगपतियों को कम कीमत पर कुशल कारीगर मिल गए थे और जिसके कारण उन्होंने भी और अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने लगे। मतलब इंग्लैंड में कम कीमत पर लोगों को, ठीक है, अधिक से अधिक उद्योग धंधों में स्थापित करने लगे कारीगरों को, जिससे कम कीमत पर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगा और इस प्रकार लोग ग्रामीण स्तर को छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। इस प्रकार शहरों का भी विकास अधिक देखने को मिला। तीसरा, पांचवा बिंदु है अपन के फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। तो फ्रांस और इंग्लैंड दो ही ऐसे देश थे जो अपने अधिक से अधिक उद्योग स्थापित कर रहे थे, जिसमें इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंग्लैंड अधिक से अधिक उपनिवेश बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, जबकि दूसरी ओर फ्रांस क्या कर रहा था, युद्ध के माध्यम से अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, जबकि इंग्लैंड व्यापार के माध्यम से कर रहा था। जिसका महत्व यह हुआ था कि इंग्लैंड व्यापार के माध्यम से अपने उपनिवेश बढ़ाए, जबकि फ्रांस ने क्या किया, युद्ध की नीति के माध्यम से उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों को अधीन किया, जिसके कारण युद्ध में उसका धन और समय अधिक खर्च हुआ और जिसके लिए युद्ध के लिए जो भी आवश्यकता की सामग्री चाहिए थी वो पूर्ति कौन कर रहा था, इंग्लैंड। कौन कर रहा था, इंग्लैंड। फ्रांस के युद्ध के अनुसार वो वस्तु को निर्माण कर रहा था, जिसकी मांग, इंग्लैंड की वस्तु की मांग की अधिक थी फ्रांस में। अब आता है आगे छठा बिंदु देखते हैं, पूंजी की उपलब्धता। यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड एक स्वयं, ठीक है, ऐसा माना जाता है संपन्नशाली देश था। मतलब वो उसके पास इतने अधिक धन था कि वो अपने देश के नागरिकों को, उद्योगपतियों को अधिक से अधिक वो प्रोत्साहन देने लगा, जिसके कारण वो उद्योगपति अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने लगे और इस प्रकार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी मिलने लगा। तो उद्योगपतियों को वो आर्थिक सहायता पहुंचाने लगा, कौन, इंग्लैंड, क्योंकि वो स्वयं एक संपन्न शासक माना जाता है या शासक देश माना जाता है, जिसमें वो उन्होंने उद्योगपति को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे उद्योगपति अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने लगे। सातवां बिंदु आता है इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक स्थिति। मतलब इंग्लैंड जो यूरोप महाद्वीप पे था
ऐसे स्थान पर था जिसके चारों ओर किसी देश की सीमा नहीं लगती थी। माना कि जैसे ये इंग्लैंड देश है, इसके चारों ओर क्या है, समुद्र, मतलब दूर से देशों की सीमा उसकी बिल्कुल लगती ही नहीं थी। ठीक है, इंग्लैंड की सीमा किसी देश के साथ न लगने के कारण उस देश का किसी दूसरे देशों के साथ विवाद थे ही नहीं। ठीक है, मतलब जिसके कारण वो विवादों से बचा रहा और युद्ध से वो दूर रहा, जिसके कारण उन्होंने विशेष रूप से उद्योगों पर ही ध्यान दिया। देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था पर उन्होंने अधिक से अधिक उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। ठीक है, अब आता है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। मतलब इंग्लैंड अपने वैज्ञानिकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करता था कि वो राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था से और सैनिक व्यवस्था से वो दूर ही रहे, अपने विचार प्रकट ना करें। ठीक है, आपका एक ही लक्ष्य है वैज्ञानिकों का कि आपको अधिक से अधिक नए नए आविष्कार करने हैं, जिसके लिए हम मतलब इंग्लैंड सरकार आपको क्या करेगी, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था से और सैनिक व्यवस्था से वो दूर ही रहे और उन्होंने विशेष रूप से अनेक नए नए आविष्कारों पर उन्होंने ध्यान दिया वैज्ञानिकों, जिससे आज देखते हैं कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार अधिकांश किसकी देन है, इंग्लैंड की ही देन। अब आता है इंग्लैंड में कृषि क्रांति। मतलब वैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक कृषि के क्षेत्र में ठीक है औजार बनाने का कार्य किया और जिसके कारण इंग्लैंड में अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला और जिसके कारण कच्चा माल अधिक से अधिक उत्पन्न हुआ और जिससे इंग्लैंड में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित होने लगे। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है इंग्लैंड के कारण ही हम विश्व स्तर पर ठीक है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम आगे की वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण कौन कौन से आविष्कार हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी में अंतिम और बिंदु रहेगा औद्योगिक क्रांति का परिणाम। तो आपसे निवेदन है अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।